दोस्तों, हमारी ये दुनिया केवल हमारी खूबसूरत पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बाहर भी विशाल ब्रह्मांड मौजूद है। लेकिन ये विशाल ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। आखिर इसकी कोई सीमा है भी या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि आज तक कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक नहीं जा पाई है। और ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उस हिसाब से हम शायद इसको कभी एक्सप्लोर भी न कर पाएं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जितना ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया है, उस हिसाब से ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सी, विशाल तारे, ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स इत्यादि मौजूद हैं। ब्रह्मांड में मौजूद इन्हीं गैलेक्सी में से एक है हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है। और इसी सौरमंडल में मौजूद है हमारी एकमात्र छोटी सी मगर बहुत खूबसूरत पृथ्वी, जिस पर हम इतने सुकून से जीवन जीते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये ब्रह्मांड उतना ही बड़ा है जितना हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभी तक हम ब्रह्मांड को जितना जानते हैं, उस हिसाब से ब्रह्मांड कहां तक सीमित है। इस यात्रा को हम अपनी पृथ्वी से शुरू करते हुए ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक ले चलेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम पृथ्वी से शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऑर्बिट में बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे हम पृथ्वी से दूर होते चलेंगे और दूर से हमारी ये पृथ्वी बिल्कुल नीले कलर की दिखाई देगी। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर हमें मिलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर पहले से ही काफी सारे वैज्ञानिक रिसर्च का काम कर रहे होते हैं और इस सौरमंडल में मौजूद प्लैनेट्स जैसे कि चांद और मंगल पर भी एक्सप्लोर करने के बारे में रिसर्च करते हैं। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक बेस की तरह काम करता है, जहां पर 3 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और इस तरह ये एक दिन में करीब 16 बार सूर्यदेव के दर्शन करता है। जब हम इस स्पेस स्टेशन से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद बहुत सारी सैटेलाइट दिखाई देती हैं। ये सभी सैटेलाइट्स इंसानों द्वारा ही बनाई गई हैं, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में ही परिक्रमा कर रही हैं। आपको बता दें कि इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत आज हम मोबाइल, टीवी, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हैं। लेकिन ये सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि अगर इनका मलबा पृथ्वी पर किसी ऐसी जगह गिरा जहां पर इंसान ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर काफी तबाही होने के चांसेस बन सकते हैं। अपनी इस खूबसूरत से सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह यानी कि चंद्रमा पर, जो कि पृथ्वी से 38,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा के निकट आने पर आपको उसकी सतह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। ये गड्ढे चंद्रमा पर लगातार गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब से चंद्रमा बना है, ये एस्टेरॉइड से लगातार चंद्रमा की सतह पर गिरते आ रहे हैं। इस वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर बन गए हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस वजह से ये उल्का पिंड डायरेक्टली चांद की सतह पर जाकर गिरते हैं और सूरज की ज्यादा रोशनी चंद्रमा तक न पहुंचने की वजह से यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में अंधेरा ही होता है। दोस्तों, पृथ्वी के बाद चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर इंसान को कदम रखने का सौभाग्य मिला और आज भी वहां पर पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे ले जाते हुए मंगल की ओर बढ़ते हैं। मंगल, जिस पर हमारे वैज्ञानिक इंसानी बस्ती बढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इसके करीब आने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ का वातावरण कितना भयानक है। मंगल की मिट्टी में लौह तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से इसकी सतह आपको लाल रंग की दिखाई देगी। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह आपको पृथ्वी की ज्वालामुखी जैसी नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर सौरमंडल के सबसे बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं। मतलब हमारी पृथ्वी से भी बड़े पहाड़ मंगल ग्रह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जियोग्राफिक मंगल हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से वैज्ञानिक मंगल को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई स्पेस मिशन भी मंगल पर किए हैं, जिनमें से हमारे भारत ने भी मंगलयान 1 मिशन को कम बजट में सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रचा था।
क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पूरे सौरमंडल में मंगल ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसलिए मंगल वैज्ञानिकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और एलॉन मस्क ने तो मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने के बारे में सोच भी लिया है। मंगल के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले कभी इंसानी बस्ती जरूर रही होगी, मगर आज मंगल पर जिस तरीके के हालात मौजूद है उनको देखकर ऐसा लगता है कि मंगल की ये हालात किसी एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हुए हैं और आज ये जगह बिल्कुल भी इंसानों के रहने लायक नहीं है। आज मंगल के आसपास भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधे ही पड़ती हैं। इस वजह से दिन में यहाँ का तापमान इतना ज्यादा रहता है कि आप इसकी सतह पर एक क्षण भी नहीं बिता पाएंगे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग हुआ करता था, इसलिए मंगल पर जीवन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों, मंगल से होकर फिर हम शुक्र की ओर चलते हैं, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मगर कहने को ये पृथ्वी की जुड़वा बहन हो, लेकिन इसके गुण बिल्कुल भी पृथ्वी जैसे नहीं है। मतलब यहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से वहां आपका एक क्षण भी रह पाना या जरा सी भी सांस ले पाना नामुमकिन है। शुक्र ग्रह की जमीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ और पथरीली है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो हर दिन इसकी सतह पर आग उगलते रहते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ पर नरक जैसे हालात मौजूद हैं। इसलिए हम यहाँ पर 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी नहीं ठहर सकते। इन नरक जैसे हालातों को यहीं छोड़ते हुए हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते हम बुध ग्रह पर पहुंचते हैं। जब हम इसकी सतह को देखेंगे तो इसकी सतह भी चंद्रमा की सतह की तरह ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगी। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। दोस्तों, बुध ग्रह का वातावरण काफी हल्का होने की वजह से यहाँ पर मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। दिन के समय यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ के हालात भी नरक जैसे ही हैं। किसी भी इंसान के लिए इतनी ज्यादा टेम्परेचर में 1 मिनट भी सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। अब जब हम अपने सफर में आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा सौरमंडल का एकमात्र तारा और हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देने वाला सूर्य, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है। यही पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता है और सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन हम सूर्य के ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तुरंत पिघल जाएंगे, क्योंकि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर ना ठहरते हुए सीधे आगे की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपने गैसीय प्लेनेट जुपिटर की ओर। लेकिन जुपिटर की ओर चलने पर सबसे पहले हमारा सामना एस्टेरॉयड बेल्ट से होगा, जहां पर काफी सारे एस्टेरॉयड एक बेल्ट की फॉर्म में गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए इन एस्टेरॉयड से बचते बचाते हमें जुपिटर की ओर चलना होगा, क्योंकि अगर हमसे एक भी एस्टेरॉयड टकराता है तो हम फिर इस ब्रह्मांड की यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। ये 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ साथ हाइड्रोजन से बना हुआ है। जुपिटर पर किसी भी तरह की कोई सतह मौजूद नहीं है, इसलिए हम जुपिटर पर नहीं उतर सकते और अगर हम उतरने की कोशिश करेंगे भी तो हम इसके अंदर ही मर जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जुपिटर के अंदर सॉलिड कर जरूर हो सकती है, हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। जुपिटर के बारे में ये भी माना जाता है कि आज से कई हजार वर्ष पहले जुपिटर की रिंग्स हुआ करती थी, जो कि धीरे धीरे गायब हो गई है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जुपिटर के आगे वैसे ही है जैसे कि एक फुटबॉल मैदान में एक फुटबॉल। हम जुपिटर से इसके चंद्रमाओं को भी आसानी से देख सकते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जुपिटर के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 95 चंद्रमा हैं। जुपिटर से आगे बढ़ते हुए हम सीधे एक ऐसे प्लेनेट की ओर चलते हैं जिसके चारों ओर विशाल छल्ले हैं। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, शनि ग्रह। दोस्तों, शनि ग्रह भी पूरी तरह से जुपिटर जैसा ग्रह है और इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है।
इसलिए हम इसकी सतह पर नहीं उतर सकते। दोस्तों, शनि ग्रह पर सबसे खतरनाक हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। दोस्तों, शनि ग्रह के भी 1, 2 या 3 चंद्रमा नहीं हैं, बल्कि उसके 146 चंद्रमा हैं, जो कि सौरमंडल में और किसी भी ग्रह के पास नहीं हैं। मई 2023 से पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा चंद्रमा हुआ करते थे, मगर मई में वैज्ञानिकों को शनि ग्रह पर काफी नए चंद्रमा मिले। इसके बाद शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। जैसे ही हम शनि ग्रह से आगे की ओर चलेंगे तो हमारा सामना होगा यूरेनस ग्रह से। हालांकि इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है, मगर इसका बाहरी वातावरण पूरा बर्फ से बना हुआ है, इसलिए इसे आइस जॉइंट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ का सबसे लो टेम्परेचर 225 डिग्री तक गिर जाता है, तो यहाँ की सतह को भी एक्सप्लोर करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यूरेनस के टोटल 27 चंद्रमा आज के टाइम में मौजूद हैं। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हमारा सामना होगा नेपच्यून से। ये भी एक गैसीय प्लेनेट है जिसकी सतह नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी उतरना पॉसिबल नहीं, और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए ये भी एक काफी ठंडा प्लेनेट माना जाता है। यहाँ भी काफी तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं। दोस्तों, अगर हम सौरमंडल की बात करें तो अभी तक हमने सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स कर लिए हैं, मगर एक प्लैनेट ऐसा है जो अभी भी बच गया। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। हालांकि प्लूटो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, मगर साल 2012 तक ये प्लैनेट की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता था, इसलिए आज प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में माना जाता है। इसके पास ज्यादा घनत्व वाला वातावरण नहीं है, हालांकि इसकी सतह पर बर्फीले ज्वालामुखी फटते रहते हैं, मगर इस प्लैनेट को भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सौरमंडल का सफर तय करने के बाद हम सौरमंडल से बाहर चलेंगे। जैसे ही हम सौरमंडल से बाहर निकलेंगे तो हमारा सामना होगा हमारे द्वारा भेजे गए एक स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 से। ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो कि हमसे भी पहले इस सौरमंडल को एक्सप्लोर करते हुए सौरमंडल से बाहर आ गया है। अब हम पृथ्वी से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर सौरमंडल के बाहर आ चुके हैं, जहां पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा मौजूद है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अगर आप यहां से पीछे मुड़कर देखें तो हमारा सूरज बहुत छोटा दिखाई देगा, हालांकि उसकी ग्रेविटी अभी भी काम कर रही होगी। चलते चलते हम एक ऐसे गोल घेरे में प्रवेश करेंगे जिसे ओट क्लाउड कहा जाता है। इस गोल घेरे में कई प्रकार के पानी से भरे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा में प्रवेश करेंगे जहां पर अंधेरे के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, यानी कि हम दूसरे सौरमंडल की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी पृथ्वी से लगभग 40 ट्रिलियन दूर आ चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य का सबसे नजदीकी तारा यानी कि अल्फा सेंचुरी भी नजर आने लगा है। आपको यह दृश्य देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ये तारे इतने दूर हैं कि यहाँ से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगभग 4.3 ईयर्स का समय लग जाता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक तारामंडल के पास, जिसका नाम है ग्लाइस 581I। ये तारा भी हमारे सूर्य जैसा ही है, मगर इसके चारों ओर केवल एक ही प्लेनेट चक्कर काट रहा है। अब हम पृथ्वी से 445 प्रकाश प्रतिदिन आ चुके हैं। यहाँ पर हम 7 स्टार सिस्टम को आसानी से देख सकते हैं, जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। दोस्तों, 7 स्टार सिस्टम को हम पृथ्वी से भी आसानी से देख सकते हैं, मगर यहाँ पर यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसका मजा ही अलग है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम 1300 लाइट वर्ष दूर पहुंच जाते हैं, जहां पर गैस के धूल भरे विशाल काले बादल नजर आ रहे हैं, यानी कि अब हम नेबुला में आ चुके हैं, जहां पर काफी सारे तारों की फॉर्मेशन हो रही है। हालांकि इसमें हमेशा अंधेरा ही रहता है। जैसे ही हम इससे आगे निकलेंगे तो रुको, वहां नहीं जाना है, क्योंकि अब हमें ब्लैक होल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल्स वो जगह होती है जहां पर कोई प्लेनेट, तारा या इंसान तो क्या, लाइट भी इसके चंगुल से नहीं बच सकती। जी हाँ, और अगर इसमें एक बार कोई चीज प्रवेश कर जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलती। इसे आकाशगंगा का दानव भी कहा जाता है, इसलिए हमें इससे बचकर रहना पड़ेगा,
क्योंकि ये प्रकाश को भी निगल जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये आज तक भी रहस्य ही है, मगर माना जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड को निगलने की क्षमता रखता है। इसलिए बचते बचते हमें इससे दूर ही रहना पड़ेगा। और अब हम जैसे ही आगे चलेंगे तो हम अपने आकाश गंगा से बाहर निकल जाएंगे, जहां पर चारों ओर गैस और अंधेरा ही मौजूद है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी की आखिरी छोर से पृथ्वी तक प्रकाश को जाने में भी 1 साल का समय लग जाता है, और वो भी तब जब प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। इस गैलेक्सी के अंदर 150 अरब से भी ज्यादा तारे हैं और इसके अंदर करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ से पृथ्वी को देखने की कोशिश करें तो रहने दीजिए, वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ से हमारा सौरमंडल ही एक बहुत छोटे से बिंदु के समान दिखाई देता है। तो पृथ्वी तो क्या ही दिखाई देगी। दोस्तों, इस गैलेक्सी के आगे हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखने को मिलेगी, जिसमें कि खरबों की संख्या में तारे और अरबों की संख्या में ब्लैक होल्स और करोड़ों की संख्या में न्यूबुलस मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कई सालों बाद हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी और फिर एक भयंकर विस्फोट होगा। दोस्तों, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में और भी कई गैलेक्सी मौजूद हैं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा से भी काफी ज्यादा बड़ी है। और दोस्तों, ये सभी गैलेक्सी जिसमें मौजूद है वो हमारा ब्रह्मांड, जिसे एक्सप्लोर करना आज की तो क्या कभी भी हमारे बस की बात नहीं है। क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसी ही अरबों खरबों गैलेक्सी हैं या फिर इसके अलावा अभी कुछ और भी है, ये कोई नहीं जानता। उम्मीद है दोस्तों आपको ब्रह्मांड की यात्रा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।